साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर धीरे धीरे चुनावी पारा जो है वो गर्म होता जा रहा है और इसी चुनावी समर में प्रत्येक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, बाकी पार्टियां अभी मंथन में जुटी हुई हैं। होने के आधार के ऊपर ये रोजाना नए नए कयास लगाए जा रहे हैं और नए नए नामों को प्रत्येक पार्टी के नेता थोड़ी सी हवा भी दे रहे हैं, इसलिए वो नाम सोशल मीडिया पर भी तैरते हैं, अखबार की सुर्खियां भी बनते हैं। साथियों, आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे रोहतक लोकसभा क्षेत्र से जेजेपी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कौन प्रत्याशी हो सकते हैं और वो प्रत्याशी कितना फायदा या नुकसान भारतीय जनता पार्टी को कर सकते हैं या कांग्रेस को कर सकते हैं, या स्वयं वो प्रत्याशी स्थिति में हो सकते हैं कि चुनावी नैया, चुनावी वैतरणी उनकी पार हो सके या नहीं। तो साथियों, सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे जननायक जनता पार्टी की। जननायक जनता पार्टी, साथियों, कल जो सोशल मीडिया के ऊपर खबरें चली वो चली कि महम हल्के से हरज्ञान सिंह मोखरा ठेकेदार जी हैं, मोखरा गांव से, कि उनका नाम जननायक जनता पार्टी की तरफ से तकरीबन फाइनल है। लेकिन जननायक जनता पार्टी के हमारे रोहतक की टीम के साथियों से और झज्जर की टीम के कई साथियों से जो बातचीत हुई उसमें ये निकल कर के आया कि जननायक जनता पार्टी के झज्जर जिले के किसी विधानसभा क्षेत्र के आदमी को रोहतक लोकसभा से प्रत्याशी बनाएगी। अगर आप झज्जर जिले के अंदर रोहतक लोकसभा प्रत्याशियों की जेजेपी नेताओं की सूची के अंदर नाम देखोगे तो प्रमुख रूप से साथियों 3-4 नाम हैं, जिनमें एक बड़ा नाम संजय कबलाना जी का है, जिन्होंने पिछला चुनाव बादली विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था जेजेपी की टिकट पर और 28,000 वोट उन्होंने प्राप्त की थी। दूसरा नाम साथियों जेजेपी के पुराने कार्यकर्ता कहें, नेता कहें, कभी इनेलो के, जब इनेलो और जेजेपी एक होते थे उस समय के जिला प्रधान भी रहे, जेजेपी के जिला प्रधान भी रहे, राकेश जाखड़ जी का पड़ता है, जिनका गांव मोहनबाड़ी पड़ता है, जो झज्जर विधानसभा क्षेत्र का साथियों गांव है। एक नाम प्रदीप देसवाल जी का है कि जो प्रदीप देसवाल जी जिन्होंने पिछला लोकसभा का चुनाव रोहतक लोकसभा क्षेत्र से साथियों लड़ा था। और एक नाम जो उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं अजय गुड़िया जी, ये सीनियर नेता 4-5 जेजेपी पार्टी के साथियों झज्जर जिले से हैं। अगर झज्जर जिले के किसी आदमी को पार्लियामेंट की टिकट जननायक जनता पार्टी देती है तो पहला नाम, जैसे हमने चर्चा की, कि संजय कबलाना जी का आता है। संजय कबलाना जी की थोड़ी सी पृष्ठभूमि पे अगर हम नज़र डालें तो पुराने राजनीतिक और सामाजिक परिवार से हैं। इनके पिताजी ओम प्रकाश चेयरमैन जी कबलाना जी गांव के सरपंच भी रहे और ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी रहे, और झज्जर की जो गौशाला है श्री गौशाला झज्जर, उसके भी सबसे लंबे समय तक प्रधान रहे। संजय कबलाना जी का नाम भी जेजेपी के संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट में साथियों है। अगर संजय कबलाना जी लोकसभा का चुनाव रोहतक लोकसभा क्षेत्र से लड़ते हैं तो जनता से जो हमारी बातचीत होती है, चाहे वो झज्जर शहर के लोग हैं, चाहे ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता और वोटर और सपोर्टर हैं, तो एक ही बात निकल करके आती है कि संजय कबलाना जी
सम्मानजनक वोट लेने में सक्षम रहेंगे। साथियों, आज का जो परिदृश्य रोहतक लोकसभा का है, जैसा पिछला चुनाव कांटे का चुनाव था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का, वो दोनों के बीच में बड़ा कांटे का चुनाव साथियों रहा था, उसी प्रकार का चुनाव लोगों का मन है कि कहीं न कहीं अब की बार भी होने जा रहा है। और ऐसे कांटे के चुनाव में जब जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी मजबूत अगर आ गए, जिनकी व्यक्तिगत छवि बिना केवल एक हलके के अंदर हो बल्कि पूरे जिले के अंदर हो, और साथ लगते जो रोहतक लोकसभा, रोहतक जिले के अंदर जो 4 विधानसभा आते हैं उनके अंदर भी अपनी व्यक्तिगत रसूख जिस आदमी का हो, तो कहीं न कहीं वोट तो वो ज़्यादा प्राप्त करेंगे। लेकिन देखने वाली बात प्रमुख रूप से ये होगी कि संजय कबलाना जी अगर चुनाव लड़ते हैं और व्यक्तिगत रसूख से और पार्टी के रसूख से यदि वो ज़्यादा वोटें लेते हैं तो उसका नफ़ा और नुकसान, गुणा और भाग किस पार्टी को फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा। तो सीधी सी बात साथियों, सर्वविदित है कि संजय कबलाना जी अगर चुनाव में ज़्यादा मत प्राप्त करते हैं तो उसका सीधा सा नुकसान वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हो सकता है। तो कांग्रेस पार्टी इस चीज़ के लिए भी कई ये विचार करेगी कि पुराने रिश्ते जो रहे हैं, राजनीतिक रिश्ते किसी के स्थायी नहीं होते। राजनीति में ना कोई स्थायी मित्र होता है, ना कोई स्थायी दुश्मन होता है। ये एक उदाहरण नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण आपको हिंदुस्तान की राजनीति में और प्रदेश की राजनीति में साथियों देखने को मिलेंगे। एक उदाहरण आपको पीछे देखने को मिला था जब जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के बाद अचानक समझौता हो गया था, और वो समझौता 4.5 साल के बाद टूट भी गया। तो थोड़ा सा गहन मंथन कांग्रेस पार्टी भी ये विचार करेगी कि संजय कबलाना जो वो वोटों का नुकसान कर रहे हैं कि उस नुकसान को कैसे रोका जाए। उसको रोकने के साथियों प्रमुख तरीका तो एक है कि राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल बनते ही चुनाव लड़ने के लिए हैं। चाहे प्रत्याशी मजबूत आए या कमज़ोर आए, पार्टियों की स्थिति भी सदा एक सी नहीं रहती। कभी जनता के वो दिलों में छा जाती है पार्टी, कभी उसको विरोध का भी सामना करना पड़ता है। तो कांग्रेस पार्टी को अपने चुनाव अभियान को एक सुनियोजित जो तरीका होता है उसके तहत साथियों लड़ना पड़ेगा। और जो नुकसान संजय कबलाना जी के रूप में कांग्रेस पार्टी को वोटों का होगा, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी अपनी चुनाव कैंपेन को अच्छे तरीके से चुनाव लड़ करके। वो उसमें कितना सार्थक हो पाएंगे, कितना नहीं हो पाएंगे। और इस चीज़ का सीधा सा फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, ये मैं मान करके चलता हूँ। क्योंकि भाजपा भी ये चाहेगी कि एक मजबूत प्रत्याशी जेजेपी से और इंडियन नेशनल लोकदल से अगर आता है तो ग्रामीण परिवेश के अंदर जो वोट बैंक आज कांग्रेस पार्टी जिसके ऊपर निगाहें लगाए बैठी है कि वो हमारी तरफ ज़्यादा झुकेगा, कि उसके अंदर कि दूसरी पार्टी का प्रत्याशी सेंधमारी ना कर सके, और भाजपा के लिए नफ़ा इसमें सीधा सा दिखाई दे रहा है। दूसरी कहानी साथियों एक और भी है। जब चौधरी देवीलाल जी देश की राजनीति करते थे और जब उप प्रधानमंत्री पद से विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने उनको बर्खास्त कर दिया था, और उसके कुछ समय के बाद जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार साथियों टूट गई थी, तो अपनी पार्टी में विघटन करके चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक सरकार बनी थी, और उसमें भी चौधरी देवीलाल 2 बार उप प्रधानमंत्री देश के बने थे। चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, और उस सरकार के अंदर कांग्रेस पार्टी ने, यानी कि उस समय राजीव गांधी जी साथियों थे, उन्होंने चंद्रशेखर सरकार का समर्थन किया था। हालांकि चौधरी देवीलाल की जो राजनीति थी वो कांग्रेस विरोध की राजनीति थी। तो इसलिए राजनीति में इसलिए हम कह रहे हैं कि स्थायी मित्र नहीं होते, स्थायी विरोधी नहीं होते। हिसार की टिकट जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अचानक दी, रणजीत सिंह जी रानिया से बतौर निर्दलीय
प्रत्याशी के रूप में एमएलए का चुनाव जीत करके आए थे और पार्टी में शामिल करने के केवल आधा घंटा बाद ही उनको इनाम के तौर पर वो टिकट मिल गई। चर्चाएं तो ये भी चल रही हैं कि पार्टी दोबारा उनकी टिकट के ऊपर मंथन कर रही है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी और कैप्टन अभिमन्यु जी नाराज हैं। लेकिन बाकी हलकों की चर्चा साथियों हम बाद में करेंगे। आज रोहतक लोकसभा क्षेत्र के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक चीज तो जरूर यहाँ सोचेगी कि किसी भी प्रकार से, क्योंकि कुछ सेम वोटर हैं जो लोकसभा चुनाव के अंदर दीपेंद्र हुड्डा के वोटर हैं और विधानसभा चुनाव के अंदर वो दूसरी पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे वो उनके वोटर और समर्थक होते हैं। लेकिन लोकसभा का जो चुनाव है वो केवल 2 धड़ों में ही पीछे सिमट करके रहा था। जेजेपी पार्टी के प्रत्याशी की साथियों केवल 22,000 वोटें आई थी। तो उम्मीद जनता की और मीडिया की इसी बात पर टिकी है कि तीसरी पार्टी का जो प्रत्याशी होगा कि वो ज़्यादा वोटें नहीं ले पाएगा। और जो दीपेंद्र हुड्डा का जो चहेता वोटर है, जो संजय कबलाना के संपर्क में भी है, वो भी कहीं न कहीं ये बात चाह रहा है कि संजय कबलाना जी लोकसभा का चुनाव ना लड़ें। परिपक्व नेता दीपेंद्र हुड्डा जी भी आज हैं, पूर्ण रूप से राजनीति के खिलाड़ी हम जिसको कहें, और परिपक्व नेता आज अरविंद शर्मा जी भी हैं। और कहीं न कहीं परिपक्व नेता की श्रेणी में संजय कबलाना जी भी आते हैं। वो भी थोड़ा सा अपना जमा घटा करके देखेंगे कि लोकसभा चुनाव लड़ना तुम्हारे लिए कितना सही है, कितना गलत है। पूर्ण रूप से आकलन करके ही वो ये निर्णय ले पाएंगे। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि कोई भी राजनीतिक आदमी अपने जो कार्यकर्ता साथी होते हैं उनको निराश नहीं करता है। जो वो राय देते हैं, जो सच्चे समर्थक होते हैं, वो ठीक राय ही देते हैं। और अक्सर नेता अपने कार्यकर्ताओं की राय को दरकिनार नहीं करते। दूसरे प्रत्याशी साथियों जो हैं वो प्रत्याशी, जैसा कि जेजेपी पार्टी का मन है कि हम झज्जर जिले से ही किसी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाएंगे, और राकेश जाखड़ जी भी हो सकते हैं और प्रदीप देसवाल जी भी हो सकते हैं, अजय गुड़िया जी भी हो सकते हैं। वो भी पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं। लंबे समय से पार्टी के लिए उन्होंने बड़ी निष्ठा से ही काम किया है। उनका भी सर्कल बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार से वोटों को तो वो भी प्राप्त करेंगे, कितनी प्राप्त कर पाएंगे ये भविष्य के गर्व की बात है। आज विशेष रूप से दूसरी चर्चा हम साथियों करेंगे। कल इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता अभय सिंह चौटाला जी और प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी झज्जर के अंदर कार्यकर्ता मीटिंग करने के लिए आए थे। और उस कार्यकर्ता मीटिंग के अंदर अभय सिंह चौटाला जी के भाषण से पहले 2 बार के पूर्व विधायक नरेश शर्मा बादड़ी जी ने एक प्रस्ताव रखा। जब रामपाल माजरा जी प्रदेश अध्यक्ष का भाषण खत्म हुआ और अभय जी का नाम मंच से लिया जाना था, उसी समय नरेश शर्मा जी आए और उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो परिवार और जो कार्यकर्ता यहाँ बैठा है कि हम चाहते हैं कि नफे सिंह राठी के परिवार से किसी भी आदमी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए। जैसा कि रैलियों के अंदर होता है, मीटिंग के अंदर होता है कि सभी कार्यकर्ताओं ने हाथ उठा करके साथियों इस बात का समर्थन किया। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो नफे सिंह राठी जी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, 2 बार के पूर्व विधायक थे, पीछे 1 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा भी था। और प्रमुख बात ये भी आती है कि अगर एक बड़ा वोट बैंक किसी नेता के पास, जो इंडियन नेशनल लोकदल के थे वो 2 ही नेता साथियों झज्जर जिले के अंदर हैं। एक तो जिनमें नफे सिंह राठी जी थे, एक नरेश शर्मा जी जो पूर्व विधायक बादली के हैं वो हैं, और एक बाली पहलवान जी हैं जो महम से 2 बार के पूर्व विधायक हैं। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के जो स्थानीय नेता और बड़े कार्यकर्ता जो हैं, जो काफ़ी निकट हैं इनेलो पार्टी के पदाधिकारियों के, उनका साथियों कहना कल एक ही था
वो कह रहे थे कि हमारी पार्टी की तरफ से पहले प्रयास जो है वो हमारा प्रयास ये है। मैं उनके कार्यकर्ताओं के, जो उनके पदाधिकारी हैं, उनके आधार पर साथियों ये बात कह रहा हूँ, न उसके अलावा मेरे पास कोई और सूत्र उत्तर है नहीं। वो चाह रहे हैं कि धर्मवीर हुड्डा जी, जो कलोई विधानसभा क्षेत्र के हैं और पूर्व में जाट शिक्षण संस्था रोहतक के जो है वो प्रधान रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दिल से चाहती है कि धर्मवीर हुड्डा जी अगर हाँ कर देते हैं तो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी साथियों वो हो सकते हैं। अगर धर्मवीर हुड्डा जी पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ते हैं तो बाजार के अंदर एक सुगबगाहट है कि वो भी सम्मानजनक वोट पा सकते हैं, क्योंकि जहां कांटे का मुकाबला हो और वहां कोई प्रत्याशी साथियों 40 से 50 हजार वोट पाने की क्षमता रखता हो तो सम्मानजनक वोटें मानी जाती हैं। वैसे तो 10 से 12, 15 हजार, 20 हजार तक वोट तो हर पार्टी का वोट बैंक लोकसभा के अंदर है। आप विधानसभा का चुनाव लड़के देखोगे तो इनका वोट बैंक ज़्यादा है, लेकिन लोकसभा जहाँ सीधा मुकाबला है और दो बड़ी पार्टियों के बीच में है, दो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में है, और दो राष्ट्रीय पार्टियों का समझौता भी हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन के तहत हो चुका है। जैसे जो कुरुक्षेत्र की सीट है वो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने दे दी है। तो उस स्थिति में अगर धर्मवीर हुड्डा जी चुनाव लड़ते हैं तो कहीं न कहीं उसका नुकसान भी जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी को हो सकता है। अगर धर्मवीर हुड्डा जी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है तो दूसरा, जैसे मैंने बताया कि नफे सिंह राठी जी के परिवार का प्रस्ताव यहाँ रामपाल माजरा जी की मौजूदगी में और अभय चौटाला की मौजूदगी में पारित किया गया, और अभय सिंह चौटाला जी ने कार्यकर्ताओं को खुले रूप से एक बात कही कि 6 तारीख को चौधरी देवीलाल की बरसी है, संघर्ष स्थल जो दिल्ली के अंदर है, कि वहाँ ओम प्रकाश चौटाला जी जो पार्टी के सुप्रीमो हैं, आपकी इस भावनाओं को हम उनके सामने रखेंगे और आपके निर्णय से उनको अवगत करा दिया जाएगा। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि नफे सिंह राठी का परिवार भी जो है वो चुनावी मैदान में हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं दोनों पार्टियां, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल है चाहे वो जननायक जनता पार्टी है, इनके प्रत्याशियों का महत्व बहुत रहने वाला है। आज दोनों पार्टियां इस स्थिति में हैं, विशेषकर जो हमने चर्चा की संजय कबलाना जी की, खुद तो ये एमपी बनने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आज एमपी बनाने की स्थिति में ये दोनों पार्टियां साथी आज जरूर हैं। अगर हैवीवेट प्रत्याशी आएगा तो उसके ऊपर निर्भर करेगा कि किस पार्टी की वो वोट ज़्यादा काटेगा और किस पार्टी को उसका फायदा होगा। तो कुल मिलाकर के रोहतक का चुनाव टकटकी लगी रहेगी इन दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के ऊपर, और विशेषकर जेजेपी पार्टी की टिकट के ऊपर सबकी निगाहें रहेंगी और संजय कबलाना के ऊपर निगाहें रहेंगी कि वो क्या फैसला अपना ले पाते हैं। तो साथियों, आपसे अनुरोध है कि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी और विशेष जानकारी के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।